अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज का शो हमारा 4 सेगमेंट्स पर मुहित होगा। सबसे पहले बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी से मुतल्लिक। शो के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार क्यों। शो के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रिस्बेन टेस्ट में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी से मुतल्लिक। जबकि आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे चाय वाले से सुपरस्टार बनने वाले अरशद खान से मुतल्लिक, और अरशद खान हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरी की जानिब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ऐलान किया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 23 दिसंबर को कराची पहुंच रहे हैं और आसिफ जरदारी की सलाहियतों से मुतालबात जो हैं वो जल्द मनवा लेंगे। आसिफ जरदारी एक ऐसे वक्त पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं 1.5 साल के बाद के जब पीपल्स पार्टी ने 27 दिसंबर को हुकूमत को अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए डेडलाइन दे रखी है। और कितनी परेशान कुन होगी आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत के मान मुसद्दिक मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि कितनी परेशान कुन है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी, क्योंकि ये वापसी एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब पीपल्स पार्टी की डेडलाइन करीब आ रही है 27 दिसंबर 4 मुतालबात की मंजूरी के लिए। नहीं, हम तो इसे खुशाइन समझते हैं। मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने सही बात की है कि अगर कोई भी स्टांस के अंदर पीपल्स पार्टी के इमेच्योरिटी अगर थी तो वो जरदारी साहब जब आ जाएंगे तो होपफुली चली जाएगी और एक खास जमहूरी तरीके से गुफ्तगू का आगाज होगा। जमहूरियत के अंदर बड़ा वाज़ेह तरीक़ाकार होता है। आप जमहूरियत में ये तो नहीं कर सकते कि हमारी बात माने वरना, ऐसा तो जमहूरियत में नहीं होता। जमहूरी जो पार्लियामान है उसके अंदर गुफ्तगू होती है, उसके अंदर दोनों जो फरीक हैं या 3 फरीक जो हैं वो बैठते हैं, अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और उसके बाद किसी न किसी बात के ऊपर एग्रीमेंट होता है। तो मेरे ख्याल में शायद उनका जो इशारा है वो इसी तरफ है कि जब जरदारी साहब आ जाएंगे तो असल गुफ्तगू जो है या निगोशिएशन जो है डॉक्टर साहब जो है वो तब से शुरू होगा। डॉक्टर साहब, जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत के चैंपियन कहलाते हैं। लग रहा है आपको कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ कोई बातचीत मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा, चूंकि अभी तक आपकी हुकूमत ने भी कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया बिलावल के 4 मुतालबात को? नहीं, देखिए ना, वो कोई बात शुरू होगी अगर असेंबली में किसी फोरम के ऊपर तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना। अगर आप ये कहेंगे कि ये 4 हमारे मुतालबात हैं, ये हम नहीं पूरे होंगे, तो हम अगर आप ऐसा कोई थ्रेट करेंगे कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे तो फिर उसमें मुज़ाकरात की गुंजाइश कहाँ रहती है। तो अगर वो ये कहें कि हम इन 4 अमूर के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं और पार्लियामान के अंदर इस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम पहले भी हाजिर थे और अब भी हाजिर हैं। सही। खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन लिए। ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि वो आएंगे तो 4 मुतालबात मंजूर करवाने में मदद मिलेगी। कैसे, वो क्या करेंगे जरदारी साहब आके? ऐसा देखिए, हमने पहले ही ऐलान कर रखा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि अगर 27 तक नहीं मंजूर करते तो फिर हम तहरीक भी चलाएंगे और हम ये मनवा के रहेंगे। और इसमें देखिए, जरदारी साहब के आने से यकीनन जो है पार्टी जिस तरह जरदारी साहब अगर एक जगह बैठेंगे तो बिलावल साहब मूव करेंगे और बिलावल साहब ने हर डिवीजन में जाने का पंजाब से शुरुआत करेंगे और हम इंशाल्लाह आप देखें, स्ट्रैटेजी तो खैर जाहिर है कि 27 दिसंबर ही को बनेगी जब हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी होगी, बीबी की बरसी के मौका पर होती है। और इस मरतबा एजेंडा यकीनन यही है कि 27 अगर मुतालबात नहीं माने जाते और जिसका उन्होंने बरमला कहा कि कोई, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है टस से मस होने वाली है। खोसा साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा कि आसिफ जरदारी आएंगे तो 4 मुतालबात मनवाने में मदद मिलेगी, ये नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ एतराफ ही कर रहे हैं कि उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, हुकूमत ने उनके मुतालबात नहीं माने, अब जरदारी साहब को आना पड़ा मैदान में। देखिए, जरदारी साहब ने तो आना ही था, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें आना पड़ा। और यकीनी बात है दिसंबर का तयशुदा था कि उन्होंने आना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने उनकी तारीख का ऐलान किया है, कराची में वो लैंड करेंगे और उनका जो है पार्टी पूरी अपना जोश और वलवले के साथ उनको इस्तकबाल करेगी, जुलूस की शक्ल में लेकर जाएंगे। लेकिन उसके बाद देखें, ये तो तसलसल से जारी था हमारा अमल जो है। तंजीमें बिलावल भुट्टो साहब ने जो है तहलील की, तंजीमों की फिर कमेटी बनी, कमेटी ने फिर अपनी सिफारिशात दी, फिर यौम तासीस के मौका पर देखिएगा बिलावल भुट्टो साहब ने एक। लेकिन खोसा साहब, एक और बात है, खोसा साहब, एक और बड़ा तासुर बड़ा आम है कि जब जरदारी साहब मुल्क से बाहर थे तो मुल्क में ये चहमगोइयां चलती थी। लोग ये पहले बात कहते थे कि आसिफ जरदारी साहब उस वक्त तक वतन वापस नहीं आएंगे जब तक राहील शरीफ मौजूद हैं बतौर आर्मी चीफ, वो गए हैं तो अब आसिफ जरदारी साहब ने वतन वापस आने का ऐलान कर दिया है।
देखिए, अगर आप इस तरह अफवाहों की बात करते हैं तो अफवाहें क्या, सोशल मीडिया कह रहा है कि ये उस तारीख के बाद जो है मोदी ने जंग बंद कर दी है, मोदी की जो है बॉर्डर पे अमन आ गया है, मोदी ने जो है वहाँ ऑपरेशन खत्म कर दिया है। ये अगर सारी इस तरह की बातों पर आप समझते हैं कि सही है तो फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब का तो उन्होंने मोदी के साथ ऐसा ये गाना बनाया हुआ है सोशल मीडिया और आपके सारे नेटवर्क में कि वो कहते हैं इतनी तगैयर और तब्दीलियां उस दिन के बाद से आ गई हैं जिस दिन के बाद जरा पूछ लेते हैं मुसद्दिक वली साहब, आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हम भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे और मजीद इसको तेज करेंगे। और उन्होंने एक और मुतालबा भी किया है। उन्होंने ये कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि वज़ीर आज़म कल ऐवान में आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। जो कन्फ्यूजन पैदा हो गई है उनकी पार्लियामेंट में स्पीच और सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए उनके जवाब में जो एक फ़र्क आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको आके क्लियर करें कल पार्लियामेंट में। देखिए, पीपल्स पार्टी तो ऐसी बातें कर सकती है जो के ऊपर यकीन रखती है, जो ईवान के अंदर बैठ के गुफ्तगू करती है। मगर पीटीआई, वजीर आजम साहब ईवान के अंदर तशरीफ लाए, उन्होंने पूरी तकरीर की, अपने तमाम जो दस्तावेजात थी वो हवाले की स्पीकर साहब के, और कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आज भी बैठा हूँ और आप जितने दिन चाहेंगे यहाँ बैठूंगा और हर सवाल का जवाब दूंगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त उठ के ईवान से बाहर चले गए और उस वक्त वो ऑपोजिशन जो है वो ईवान से बाहर चली गई। तो जब ऑपोजिशन, जब वजीर आजम साहब आते हैं और बयान देते हैं और कहते हैं मैं सवालात के लिए तैयार हूँ, तो आप ऑपोजिशन बाहर चली जाती है। तो ऑपोजिशन चाहती क्या है? जब अब तो ऑपोजिशन चाह रही है, तो आप समझते नहीं कि वजीर आजम को आके सारी कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए, पार्लियामेंट में आके जवाब दें? इस वक्त जो मामला है वो सब जुडिस है, यानी अदालत के अंदर चल रहा है। अदालत के अंदर जो मामला चल रहा हो उसको मुख्तलिफ फोरा के ऊपर ला के बात करने से, एक तो ये पहले ऑपोजिशन अपना ध्यान तो मुकम्मल करे, कोई फैसला तो करे। मैं आपको जो लेकिन अदालत में तो चल रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे गुफ्तगू एक सेकंड दीजिए। ठीक ठीक। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी जो चीफ जस्टिस जिन पे आपको एतबार था नासिरुल मुल्क साहब, मैं उनकी क़यादत के अंदर एक बना देता हूँ कमीशन, इंक्वायरी कमीशन, तो आपने कहा नहीं। फिर आपने कहा कि इदारे काम नहीं कर, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि मैं FIA के जिस बंदे के ऊपर आप उंगली रखें मैं उससे तफ्तीश करवा देता हूं, तो आपने कहा नहीं। फिर हमने खत लिख दिया अदालत को, आपने कहा नहीं। फिर आपने अदालत में मुकदमा कर दिया और हमने कहा बहुत शानदार काम किया, वरना हमें ये खुद करना पड़ता। अब अदालत में केस में आपने सफा नंबर 20 के ऊपर लिखा, जो पहली इस्तदा की अदालत के अंदर वो ये की क्या पे कमीशन बनाए, और अगर कमीशन नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद को शट डाउन कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, पार्लियामेंटेरियन सारे ये डिमांड कर रहे हैं ऑपोजिशन के कि पार्लियामेंट में जो इस्तेहकाक मजरू हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया उन्होंने सियासी बयान करार दिया, एक झूठ बोला प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर। ये कहा जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से, तो ऑपोजिशन को आप मुतमईन करना तो बनता है। ये बयान तो पार्लियामेंट में दिया गया ना, तो पार्लियामेंटेरियन को ही आके मुतमईन करेंगे। नहीं, पहली बात तो ये मैं वाजे कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर के जो उन्होंने बयान अदालत में दिया है और जो पार्लियामेंट में दिया है उसमें बिल्कुल कोई तजाद नहीं है, बिल्कुल कोई तजाद नहीं है। उन्होंने ये कहा, जजेस ने ऑब्जर्वेशन दिया तजाद है, और खुद आपके वकील ने कहा है जाके कि बिल्कुल जी वो तो सियासी बयान था। नहीं कहा है यार, आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा है सियासी बयान है। अगर उन्होंने ये कहा है तो इस ज़िम्न के अंदर कहा है कि ये एक अमूमी बयान है और अदालत के अंदर उसकी स्पेसिफिक्स दी जा रही हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आके जो बयान दिया था उसमें कोई तजाद नहीं था। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान से पैसे नहीं भेजे, अदालत में कहा पाकिस्तान से पैसे नहीं भेजे। उन्होंने कहा करप्शन नहीं हुई, अदालत में कहा करप्शन नहीं हुई। नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो, उन्होंने कहा कि हमने दुबई की फैक्ट्री बेची, अदालत ने भी कहा दुबई की फैक्ट्री बेची। उन्होंने कहा कि हमने जद्दा की फैक्ट्री बेची, अदालत में भी कहा कि जद्दा की फैक्ट्री बेची। उन्होंने कहा ये वो तमाम वसाइल हैं जिनसे हमने वो अपार्टमेंट्स खरीदे, फ्लोर पे भी कहा और अदालत में भी। समझ बिल्कुल सही। खोसा साहब जो कह रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के कोई फर्क नहीं है, मुतमईन हैं आप उनके जवाब से क्या, या आप लग रहा है कि ऐसा नहीं है? देखें, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो भी कहते रहे, वहाँ कतर का कोई जिक्र नहीं था, ना ही कतर तक इनका जो था, जो इन्होंने बयानात फरमाए, वहाँ कतर बिल्कुल बाहर था। वहाँ दुबई से सीधा सऊदी अरब और सऊदी अरब से सीधा लंदन पहुंचे थे, बीच में कोई स्टॉप नहीं था। अब ये उसको जितना मर्जी झूठ बोलने की कोशिश करें वो बात बनती नहीं है। देखिए, उन्होंने खुद कहा कि ये सियासी बयान है, जिसका मतलब ये है कि ऐवान में यानी पार्लियामान के तकद्दस को उन्होंने
मजरूह किया, यानी झूठ बोलना वहाँ जो पार्लियामान में उसकी कोई जायज है, वो जो मर्जी करते रहे। और सियासत को भी गाली दी है इन्होंने, न सिर्फ उसके इस्तेहकाक को मजरूह किया बल्कि सियासत को भी गाली दी। और आज इससे भी बढ़कर जो खैर से चौधरी निसार अली खान साहब ने करगुजरी है, आज की वो तज़हीक जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर की है, आज जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पर कीचड़ उछाली है, आज जो उसे कहा है कि ये एकतरफा और गलत उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो तौहीन अदालत ही नहीं है वो, बल्कि सहूलतकार दहशतगर्दों के वो साबित हो चुके इस रिपोर्ट के। बहुत शुक्रिया लतीफ कोसर साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें शो करने के लिए। नाजरीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार क्यों है। हमें शो में ज्वाइन करेंगे साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी साहब। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार क्यों। और चौधरी निसार अली खान साहब ने जैसा कि कोयटा हादसे की जो रिपोर्ट थी उस पर भी उन्होंने इसको चैलेंज करने का फैसला किया है। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी साहब। बहुत शुक्रिया नूरानी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। चौधरी निसार अली खान साहब ने कल जो मौक़िफ़ अपनाया कि रिपोर्ट को वो चैलेंज करेंगे, उनका मौक़िफ़ सही तरह से नहीं शामिल किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट को आप सबसे पहले कैसे देखते हैं? आप खुद भी सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं, क्या वाकई कुछ सुकम था रिपोर्ट के अंदर जिसको चौधरी निसार अली खान साहब चैलेंज करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने कोई ये रिपोर्ट पढ़ी है कि 3/4 और मैं समझता हूँ कि जस्टिस ईसा ने बहुत ही ज़बरदस्त, काजी ईसा फैज़ ईसा साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट लिखी है, क्योंकि इसमें वो जो है ना इतनी थरो उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं और बहुत अरसे के बाद किसी भी कमीशन की रिपोर्ट मैं समझता हूँ कि मंजर आम पे आई है। और ये एक इसमें पता नहीं क्रेडिट उनको जाता है या सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि कम से कम इसको रिलीज़ किया गया है और पब्लिक हुई है। जी, पब्लिक किया गया है। और इसमें चूंकि पब्लिक किया गया है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट शायद आदी नहीं है इस किस्म की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जो है वो शाया की जाएं, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि धचका सा लगा है। मगर जो उन्होंने जो बातें की हैं वो उससे पहले तज्जिया निगार और सारे जो लोग जानते थे कि या देख रहे थे क्या हो रहा है, वो यही कह रहे थे कि भाई नेशनल एक्शन प्लान पे उस इफ़ेक्टिवनेस से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही मुख्तलिफ नुकात पे जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि जो 2-3 नुकात जो आर्मी से मुताल्लिक थे वो तो उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन हुई भी थी, मसलन के वो जो एग्जीक्यूशन था और अपना एग्जीक्यूशन का मामला हो गया, फौजी अदालतों का मामला हो गया और तो मगर ये कि बाकी जो चीज़ें थी उस पर ज़्यादातर सरकार जो है हमारी वो कार्रवाई जो है वो उस पर ज़्यादा इन्हिसार होता है कि भाई इतने हज़ार हमने बंदे पकड़ लिए या इतने हज़ार जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट हुई। जब आपको तादाद बतानी पड़े और आम पब्लिक को उसका असर नज़र ना आए तो फिर इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो कमी है। तो इसमें समझता हूँ कि चौधरी निसार को भी इसको खंदा पेशानी से इसको देखना चाहिए। जो चीज़ें इसमें पॉइंट आउट की गई हैं बड़ी यानी उसमें ऑथेंटिक तरीके से लोगों के मौक़िफ़ लेके इसमें डाली गई हैं, उसको दुरुस्त करना चाहिए बजाय कि उसको डिनाई किया जाए और फिर वही मामला जो है बड़ी जामे सिफारिशात भी सामने आई हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि उन पर अमल दरामद किया जाए तो बिल्कुल दहशतगर्दी के साथ जो इंतहा पसंदी है उसका भी खात्मा किया जा सकता है। एक और बड़ा अहम नुकता है फौजी अदालतें जो बनी थी 2 साल के लिए, नूरानी साहब 7 जनवरी को उनका दौरानिया भी 2 साल का मुकम्मल हो रहा है। क्या इन अदालतों को मजीद एक्सटेंड होना चाहिए हालात के तनाजुर में या नहीं होना चाहिए? हालात का तकाजा क्या है? देखिए, इस वक्त जो इसका मसला 2 साल रखने का ये था कि इन द मीन वाइल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाई जाएंगी ताकि अगर कोई एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, सिविल एंटी टेररिस्ट कोर्ट में कोई बंदा जाए तो उसको सज़ा का कोई चांस हो। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट आई हो। तो इस वजह से अगर आपने ये एक डिटरेंस रखना है कि जो बंदा एक दफ़ा पकड़ा जाएगा उसको सज़ा भी हो सकती है, तो इसको मैं समझता हूँ कि एक्सटेंड करना चाहिए। अगर अनलेस कि गवर्नमेंट ये साबित कर दे कि उनके पास कोई और ऐसी इफ़ेक्टिव चीज़ आ गई है जिससे कि ये आर्मी की अदालतों की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आप देखें कि लेकिन नूरानी साहब एक और बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई थी कुछ दिन पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें ये कहा गया है कि 426 जो कुल एग्जीक्यूशंस हुई हैं उनमें से दहशतगर्दी से मुतल्लिक केसेस बड़े कम थे। जो 29 या 30 के करीब ऐसे लोग थे जिन पे दहशतगर्दी की दफात थी, उनकी हैंगिंग्स हुई, उनकी एग्जीक्यूशन हुई। बाकी लोग ऐसे थे जो कि दीगर जराइम में थे, उनकी हुई हैं एग्जीक्यूशंस। नहीं, वो दुरुस्त है। असल में जो है ना वो एक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर क्रिमिनल, अगर ये टेररिज्म के मुतालिक अगर 30 भी बंदे जो हैं वो उनको सज़ा हतमी हो चुकी है तो वो एक इफ़ेक्टिव चीज़ है, इफ़ेक्टिव डिटरेंस है। क्योंकि वो दुरुस्त है कि दूसरे बाकी लोग जो हैं उनका भी वो जो डेथ रो पे थे, जिनकी एग्जीक्यूशंस नहीं हो रही थी, वो एक चीज़ जो है वो चूँकि रास्ता खुल गया तो उस पर उनकी भी सज़ाएँ हुई, क्योंकि वो तो हज़ारों ऐसे बंदे हैं जो कन्विक्टेड हैं और जिनकी किसी न किसी वजह से वो एग्जीक्यूशन उस सेंटेंस की नहीं हो रही। तो वो दुरुस्त है कि जो टोटल सारे होंगे उसमें से सिर्फ चंद फीसद 29-30 जो हैं, मगर 29-30 अगर बंदे जो बड़े ये हाई प्रोफाइल केसेस में जो मुताल्लिक जो है, अगर उनको सज़ा मिल चुकी है तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ खुशाइन चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट है वो बाकी जराइम के लिए चीज़ है। जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। कन्विक्शन रेट हमारा वैसे ही 4-5% है, तो उसमें अगर हम जो ये हाई प्रोफाइल टेररिस्ट केसेस हैं इसमें भी कन्विक्शन रेट 4-5% हुआ तो फिर जाहिर है कि फिर सज़ा और जजा का तो जो है वो उसमें कोई उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा ना, कि आप जितने भी सख्त कानून बनवा लें उन पे अगर इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उन कानून का, कवानीन का। तो नूरानी साहब, ये ज़ाब्ता फौजदारी जो कानून है हमारा, इसमें तो कोई भी किसी किस्म की कोई भी इस्लाहात नहीं की गई हुकूमत की जानिब से। जो प्लान तो यही था कि 2 साल में फौजी अदालतें बनेंगी, लेकिन आपका जो फौजदारी निज़ाम है, कानून है, उसको ज़ाब्ता फौजदारी है, उसको चेंज किया जाएगा, उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी, उसको बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए काम नहीं हो सका। तो क्या अब हालात का तकाजा क्या है, फौजी अदालतों को मजीद 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए? मेरी तो बिल्कुल सिफारिश यही है कि उसकी जो बेसिस थी 2 साल की, जैसे मैंने अर्ज़ की, वो यही थी कि कवानीन बन जाएंगे और ये विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होंगे और दूसरी जजेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम आएंगे और वो एक इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट होंगे ताकि इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस में इफ़ेक्टिव क्रिमिनल केस टेररिस्ट केसेस में सज़ा हो सके। अब वो नहीं हो जी तो फिर इसको भी ख़त्म कर देना और वो भी ना करना तो फिर यही होगा कि अब ये बैक टू स्क्वायर वन। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी उज़र है, वो एक अमेंडमेंट हुई भी है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है जिसकी वजह से बनी थी। बहुत शुक्रिया तस्नीम नूरानी साहब, हमें शो में ज्वाइन किए। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे ब्रिस्बेन टेस्ट से मुतल्लिक और तज्जिया लेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम का। वेलकम बैक। अब कुछ बात हो जाए ब्रिस्बेन टेस्ट की, जहां पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत के लिए मजीद 108 रन दरकार हैं, जबकि 8 विकेटें पाकिस्तान टीम गंवा चुकी है। इस मैच पर तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मोहम्मद वसीम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट तज्जियाकार हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसे देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को? दूसरी इनिंग्स में कंपैरेटिवली बेहतर रही, लेकिन अगर सीनियर्स अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते तो शायद हम इस मैच को जीत भी सकते थे। देखिए, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है सेकंड इनिंग के अंदर, बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन पहली इनिंग में इतना ज़्यादा वो डिफरेंस था कि जिसको कवर करना मुश्किल था। इस स्टेज से अब ये कह देना कि मैच यहाँ से हमें जीतना चाहिए था, 490 रन तकरीबन जो करने थे वो चेज़ कर जाते, वो तो हिस्ट्री बन जाती। तो इट वॉज अ टफ आस्क। तो मैच असल में जो हमारे हाथ से निकल गया था दैट वाज इन द फर्स्ट इनिंग। और अगेन उसमें अब तकरीबन सारे लोग बैटिंग को ब्लेम कर रहे हैं, हालांकि अगर आप उसको थोड़ा डीपली देखें तो इट्स और फास्ट बॉलिंग स्पेशली जो हमें लेट डाउन कर रही है, नॉट ओनली इस टूर के ऊपर बल्कि पीछे आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखें उसके अंदर भी फास्ट बॉलर्स ने लेट डाउन किया है। बैटिंग हमारी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं रही है, स्पेशली टेस्ट मैचेस के अंदर हमें बॉलिंग नहीं हमें मैचेस जिताया, चाहे वो वसीम वकार थे या उससे पहले भी आप चले जाएँ, बैटिंग उसके साथ कंट्रीब्यूट करती थी। और फास्ट विकेट्स की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की हो न्यूजीलैंड की हो, वहाँ तो बॉलिंग ही हमारी मेन स्ट्रेंथ है। एग्जैक्टली, आप जैसे न्यूजीलैंड में घास वाली पिच पे आप टॉस जीत गए, आपको मतलब ब्लेसिंग हुई, उसके बाद भी आपके बॉलर्स आउट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा इसमें कि हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़ कि कुछ आपको याद पड़ता है कि लास्ट टाइम किस बॉलर ने 5 विकेटें ली थी पाकिस्तान के लिए? कोई फास्ट बॉलर
काफ़ी अर्सा हो गया इस चीज़ को। हालांकि पहले आप सुनते रहते थे शुएब ने 5 आउट कर दिया, 2 मैचों में वसीम अकरम ने आउट कर दी। अब वो सारी बात आती है सईद अजमल 5 आउट करता था या अब यासिर शाह के लिए आउट करता है, तो फास्ट बॉलर का डिपार्टमेंट जो है उसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट सेकंड में देखने में आई थी, बट इट वाज बिट टू लेट। उनका स्पिनर तो विकेट ले रहा है लियोन, लेकिन हमारे यासिर शाह वो क्लिक नहीं कर पा रहा वहाँ पे, देखा होगा आपने। चेंज होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, या फिर क्या? कंडीशंस की बात तो है, बिल्कुल फ़र्क तो पड़ता है इससे कंडीशन से भी। लेकिन लॉयन जिस तरह टर्न एंड बाउंस उसको मिल रहा है, ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट वो खेलता है, लेकिन वो एक्सपेक्टिंग के यासिर शाह को भी इस तरह की हेल्प वहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगेन बात आ जाती है आपके फास्ट बॉलर्स के ऊपर। आप मिचेल स्टार्क और बाकी बॉलर्स जब वो आउट करते हैं उसके बाद लॉयन आता है, जब प्रेशर क्रिएट हुआ था विकेटें ऊपर से गिर चुकी होती है। बिल्कुल हमारा क्या होता है कि 10वें ओवर में आप यासिर शाह को लेके आ जाते हैं। बिल्कुल इन पिचेस के ऊपर यासिर शाह ने ऑलमोस्ट नए बॉल से बॉलिंग करनी है, तो फिर फास्ट बॉलर को बाहर बिठाते हैं। क्या हमें अगले मैच में एक और फास्ट बॉलर ऐड करना चाहिए? क्योंकि चॉइस तो हमारे पास अभी सुहेल खान बाहर बैठा हुआ है, और देखिए वो सरप्राइज एक डिसीजन था कि सुहेल खान इतनी परफॉर्मेंस करके आपको 5 विकेटें उससे में लेके, और अच्छा सीमर भी है, उसको आपने बाहर बिठा दिया है। सिर्फ ये क्या कि उसकी फिटनेस नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि अगर फिटनेस के बगैर भी अगर वो आपको मैच जिता सकता है, 5 आउट करके दे सकता है, तो बॉलिंग से बैटिंग भी आप कह रहे हैं एग्जैक्टली उसने भी कंट्रीब्यूट उसने किया है। टॉप प्लेयर्स को सेटल होने का मौका नहीं दे रहे हैं। राहत अली आउट करता है नेक्स्ट मैच में, वो ड्रॉप हो जाता है। सुहेल खान आउट करता है, अगली सीरीज में आप उसको बाहर कर रहे हैं। तो एक सेटल टीम, जैसे हमारी टाइम बैटिंग की, इसीलिए हम इतने ज़्यादा सीरीज़ जीते हैं यूएई के अंदर, कि एक सेटल टीम थी। 6 बैट्समैन पक्के थे आपके, उसके बाद स्पिनर्स 2 थे आपके पक्के थे, उसके बाद चेंज हुई सईद अजमल की जाने के बाद, लेकिन फिर हमें कॉम्बिनेशन मिल गया, यासिर शाह आ गए, जुल्फकार बाबर थे। फास्ट बॉलर्स का इतना ज़्यादा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन एक सेट मेन्यू था आपकी टीम के अंदर कि ये फलाने टाइम पे ये जाएगा, ये बॉलिंग करेगा। अभी वो नज़र नहीं आ रहा। यासिर शाह अगर हमें नहीं सपोर्ट करा, हमारे पास खब्बे स्पिनर हैं, 2 लेफ्टी है हमारे पास, मोहम्मद नवाज है, असगर अच्छे लेफ्टी हैं, अच्छा वो क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे। देखिए कंडीशंस आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेरी रेयर आप देखेंगे कि 2 स्पिनर्स कोई टीम खिलाएगी, हमेशा वहाँ पे एक ही स्पिनर खेलता है और आपका बेस्ट स्पिनर ही खेलता है, तो दैट इज़ यासिर शाह। लेकिन अगेन जब तक आपके फास्ट बॉलर्स उधर परफॉर्म नहीं करेंगे, ऊपर से विकेटें लेकिन नहीं देंगे, यासिर शाह भी इफेक्टिव नहीं होगा। और एक तो हम यूज़ भी बहुत ज़्यादा फिर कर रहे हैं यासिर शाह को। तो फास्ट में अभी आपने कहा कि हमारे पास सुहेल खान एक अच्छी चॉइस है, तो फिर किसकी जगह सुहेल को आना चाहिए? देखें जो करंट परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्मेंस पे बात करते हैं तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं, चाहे वो आमिर है, चाहे वो वहाब है, चाहे वो राहत अली, आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सेकंड इनिंग में जैसे हमने देखा कि आमिर ने अच्छा कम बैक किया, 4 विकेटें नहीं, उसके साथ वहाब रियाज ने 4 विकेटें नहीं, तो फिर आप कह सकते हैं कि राहत अली। लेकिन अगेन अब प्रॉब्लम आ गया कि राहत ने भी फिर अच्छा स्पेल किया है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीम कि आपने देखना है कि आपने मैचेस कैसे जीतने हैं। आप उस टाइम पर आपको ये छोटी परफॉर्मेंसेज, मैच भी आप हारे हुए, हमेशा 4 किसी ने आउट किए या 3 आउट किए हुए, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं भी वहाँ इफेक्टिव वहाँ पे हो सकता है, तो राहत अली की जगह आप सुहेल खान को ट्राई करना चाहिए। और बैटिंग की बात की जाए, बैटिंग में जिस तरह से हमारे टॉप ऑर्डर ने इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अजहर अली 31 उन्होंने किया, लेकिन वो भी विकेट थ्रो करके गए। यूनुस खान को अब देखें अच्छा खेल रहे थे 65 पे, लेकिन वो भी विकेट थ्रो करके रिवर्स स्वीप के चक्कर में जा रहे हैं। इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, इस तरह से विकेट थ्रो करेंगे तो क्या? लेकिन जिस तरह आउट हुए क्वेश्चन मार्क उस पर आते हैं, लेकिन एक क्रेडिट उनको दे कि कम बैक उन्होंने किया। यूनुस इस सिचुएशन में चला गया था, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, उसने एक बड़ा 200 करके आपको दे दिया, लेकिन इस दफ़ा तो लग रहा था कि शायद ऐसी चीज़ मुश्किल है, लेकिन आज फिर वो नज़र आया कि यूनुस खान अभी बाकी है। बिल्कुल तो गुड साइंस। वो पाकिस्तान के चलें, ये मैच तो बहुत मुश्किल था ना, ये ज़्यादती होगी कहना जी कि 490 रन चेस नहीं किए बैट्समैनों को आपने, 382 नॉट बैड जो आज कर गई टीम, ज़बरदस्त। यही जब हम बात करते हैं, देखने ऑस्ट्रेलिया जब जाते हैं ना, एक्सपेक्टेड होता है, सबको उम्मीदें होती हैं कि इन्होंने हार ही जाना है वहाँ पर जाके, बड़ी बड़ी टीमें हमारी गई हैं, बहुत कम ही हम वहाँ पे जीते हैं, मैचेस जीते हैं, सीरीज़ कभी भी नहीं जीते। तो एक्सपेक्टेशंस वो नहीं होती, कौम की भी उम्मीद हुई नहीं है कि आप 3-0 जाके ऑस्ट्रेलिया को मार देंगे, लेकिन फाइट करके हारें। बिल्कुल ठीक है, चौथे 5वें दिन मैच जाए, ये नहीं कि आप 3 दिन के अंदर मैचेस हारने शुरू कर दें। बैटिंग की बात की जाए, अभी हमारे पास बाहर जो बैठे हैं, शकील बैठा है, मोहम्मद रिजवान बाहर बैठा है, इसके अलावा डोमेस्टिक में हमारे लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, सलमान भट्ट ने सेंचुरी स्कोर की है, कमरान अकमल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बैटिंग में कुछ हमें चेंजेस आगे, मैचेस तो काफी हमारे आगे वनडे सीरीज टीम चली गई है, उसके अंदर अब यहाँ से आप चेंजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन डोमेस्टिक तो वैसे भी लिफ्ट नहीं कराते हैं हम, डोमेस्टिक की तो इतनी वैल्यू नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस पे तो कम ही लड़के खेलते हैं। अब वहाँ पे जो बैठे हैं उसके अंदर कॉम्बिनेशन शायद चेंज आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में समी असलम गुड प्लेयर, अच्छा स्टार्ट उसके कैरियर में आया, यूएई के अंदर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है, लेकिन अभी लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं पिचेस के ऊपर। तो मुझे थोड़ी सी उसके फ्यूचर की फिक्र हो रही है कि मे भी आप उसको यहाँ पे रेस्ट करा के आप लेके आएँ।
शर्जील खान को, ताकि उसको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक नहीं होगा। आई एम श्योर कि वो कम बैक करेगा, मे भी इस सीरीज़ में नहीं तो अगली सीरीज़ में, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फेलियर ऑन ट्रॉट अप करते जाएँ तो फिर ईजी कंडीशन में भी मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए कम बैक करने का। तो मे भी शर्जील खान को चांस मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे चाय वाला से रातों रात सुपरस्टार बनने वाले अरशद खान से। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाए नीली आंखों और चाय वाला के हैशटैग से शोहरत पाने वाले अरशद खान की। मॉडलिंग के साथ अब अरशद खान ने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा है और अरशद खान एक फिल्म करने जा रहे हैं कबीर के नाम से। अरशद खान अब आम चाय वाला नहीं बल्कि एशिया का 31वां पुरकशिश तरीन मर्द बन चुका है। इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। चाय वाला के नाम से शोहरत पाने वाला अरशद खान अपनी वजाहत की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। अरशद खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुई, उसकी किस्मत का सितारा जगमगा उठा। यूं तो चाय वाला सोशल मीडिया से टीवी की जीनत बना, मॉडलिंग शुरू कर दी, मुतादिद एड्स भी किए। बात यहाँ खत्म नहीं होती। अरे भाई, अब तो चाय वाला अरशद खान एक फिल्म स्टार भी बन गया है। जी हाँ जनाब, अब अरशद खान काम करेगा पाकिस्तानी फिल्म कबीर में और फिल्म की शूटिंग के लिए बरतानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएगा। नीली आंखें, भूरे बाल और मुस्कुराहट का मुनफरिद अंदाज रखने वाला अरशद खान अब एशिया के 50 पुरकशिश तरीन मर्दों में भी शामिल हो गया है। लंदन के एक मैगजीन की जारी करदा फहरिस्त में अरशद खान एशिया का 31वां पुरकशिश तरीन मर्द है। जी, अरशद खान पर आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की और इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अरशद खान खुद। बहुत शुक्रिया अरशद हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद भी कि रातों रात आप एक इंतहाई मशहूर सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आप कैसा फील होता है, फ़र्क कितना आया ज़िंदगी में? पहले कैसी लाइफ थी और अब कैसी ज़िंदगी है, कितना फ़र्क आया है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। फ़र्क यह है कि पहले जब मैं सुबह उठता था तो अपने चाय के ढाबे में जाता था। अभी ये फ़र्क है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे अपने ड्रेसेस का ख्याल रखना पड़ता है और बाहर जब हमारे जो मुझे चाहते हैं हमारे दोस्त जो हैं वो बाहर खड़े होते हैं सेल्फी बनाने के लिए, गपशप लगाने के लिए आते हैं। जी अच्छा। जी। तो कितने लोग रोज़ाना आते हैं सेल्फी बनाने के लिए, क्या होता है? ये तो सर मैंने कभी सोचा नहीं और रश काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत काफ़ी सारा रश होता है। जी। तो क्या रिहाइश आपने तब्दील किया या अभी पुराने एड्रेस पे ही रह रहे हैं? क्या चेंज किया घर? जी, चेंज किया बिल्कुल। अच्छा, घर चेंज कर लिया आपने। तो पहले अच्छा, जब आप चाय के स्टॉल पे होते थे तो बचपन से कोई ख्वाहिश दिल में ऐसी कोई होती थी कि किसी चीज़ को देख के आपको ख्वाहिश पैदा हुई हो कि मैं भी इस मुकाम पर हूँ? क्या ऐसा बनना चाह रहे थे आप? जी, ये ख्वाहिश थी हमारी पहले कि पहले हम लोगों को देखते थे कि यार इसके साथ ऐसी गाड़ी है, मतलब ये वो हमारी, हम भी ये कहते थे कि काश हमारे साथ इस तरह गाड़ी हो या चाय या मजदूरी से तो कम से कम बच नहीं रहते। तो अब गाड़ी ले ली आपने? नहीं जी, अभी तक तो नहीं लिया। अच्छा, अभी लेने का इरादा रखते हैं? जी, लेने तो अभी कहते हैं इनकम अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है? आपने तो मेरे से कोई 10 के करीब आपने किए, बड़े अपने असाइनमेंट्स की हैं, बड़े आपने जो मॉडलिंग वगैरह के आपने? जी बिल्कुल किए। तो कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस इस तरफ? इसमें शोबिज़ में कैसा चल रहा है आपका तजुर्बा? जी, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या स्कूल कभी गए अरशद आप? जी, स्कूल गए थे लेकिन एक ही दिन गए और अच्छा। वो उस दिन में ऐसा वाक़या हो गया था कि हम ब्रेक के टाइम हमारे टीचर थे उसके साथ हम खेल रहे थे, पिठे गरम खेल रहे थे। पिठे गरम वो जिसमें पत्थर रखे जाते हैं? जी, पत्थर रखे जाते हैं, बॉल से जो मारते हैं। तो हमारी टीचर की बारी थी, मैं पीछे कीपर खड़ा हो गया था। तो टीचर ने जब बॉल मारा, ईंट लगी है तो मैंने एकदम से कैच किए बॉल, वो मैंने टीचर को मारा, वो मेरे नज़दीक थी और बहुत ज़ोर से मैंने मारा, उसके कान पे लगा। तो मैडम ने बोला अपना बैग उठाओ और स्कूल से चले जाओ। मैंने शोर मचाया, मैंने बोला जी हमारी बारी दे दो। अच्छा जी। तो बारी आपको मिली फिर आपकी? जी, वो बारी मिल गई है बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मैच कौन जीता वैसे? मैच तो वो उसमें जीतने वाली बात ही नहीं होती, वो उसमें ये बात होती है कि तो कौन मतलब ज्यादा खेलता है। हाँ, किसने ज्यादा खेला है। हाँ, वही है। उस पहला बारी पे भी बस हार गई, पहले बारी पे आउट हो गई थी। तो उसके बाद स्कूल क्यों नहीं गए आप? उसके बाद आप कह रहे हैं एक ही दिन में गया। उसके बाद जी फिर मैंने सोचा यार घर में भी गुर्बत थी, मजबूरी की वजह से हमने बोला है कि यार इतने माशाल्लाह हमारे हम तो 17 बहन भाई है,
और छोटे छोटे बहन भाई थे, अबू भी बूढ़ा है, अभी बुजुर्ग है, तो हम बोलते हैं चलो कोई काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो क्या काम स्टार्ट कहाँ से किया आपने, शुरू कहाँ से किया, पहला काम क्या किया आपने जी? मजदूरी की तरफ आए? पहला काम हमने पेशावर मोड़ बाज़ार में, जिनानी जो बाज़ार है उसमें पहले हमने सब्ज़ी किसी के पास बेचा है, दिहाड़ी पे काम किया है। तो चाय का कब से शुरू किया था? चाय कप जी ये वाक़या होने से पहले तकरीबन 1 महीना पहले मैंने शुरू किया था। अच्छा जी, मुख्तलिफ काम किया हम, कभी कौन से काम करते थे, कभी कौन से काम करते थे। हम भी मतलब हमारे पास यार दोस्त होते थे, बंदे का दिल टूट जाता, इधर से यार 2 दिन इधर काम करता, 3 दिन उधर काम करता, बस इसी तरह ही काम करते रहते थे। सबसे मुश्किल काम कौन सा लगा सारों में से? सारों में से मुश्किल काम मैंने शावर मशीन का जो कैलेंडर की है बहुत मुश्किल लगा है, और इंशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा भी सीख लिया, बहुत जल्दी सीख लिया था। अच्छा जी, तो ये काम जो अभी कर रहे हो ये मुश्किल है या पहले वाला ज़्यादा मुश्किल था? ये तो देखने में मुझे बहुत आसान लग रहा था, लेकिन अभी जो कर रहा हूँ बहुत मुश्किल लग रहे हैं। हमारे साथ टीमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी मुझे सिखा रहे हैं। अच्छा, तो कॉल्स वगैरह आती हैं दिन में लोगों की, बिलखुसूस ख़वातीन की, जो कि इस वक्त आपको पता है आप पूरे एशिया के 31वें पुरकशिश तरीन मर्द बन चुके हैं आप? जी, कॉल तो आती है, मुबारकी के लिए भी आते हैं ऐसे, हमारे जो जाते हैं यार दोस्त बहुत कॉल करते हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं ये जो है ना मतलब अटेंड करते हैं। अच्छा, तो शादी के लिए कोई आई आपको ऑफर्स वगैरह? शादी के लिए भी ऑफर्स बहुत आई हुई है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है, अटेंड नहीं किया, लेकिन हमारे टीम मेंबर अटेंड करते हैं फिर बाद में बताते हैं। लेकिन मैंने अभी कभी सोचा नहीं है शादी करने के लिए, आने वाले वक्त के साथ सोचूंगा इंशाल्लाह। जब आपका कैरियर बन जाएगा उसके बाद? जी इंशाल्लाह ज़रूर। इसके अलावा फिल्म भी आपने एक साइन की है अभी, कबीर? जी बिल्कुल साइन की। उसमें क्या किरदार आपको मिलने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं उसमें? जी, उसमें हमको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रोल मिलेगा, और अभी तक अच्छा रोल मिलेगा, बहुत अच्छा रोल मिलेगा, लेकिन अभी नहीं बता सकते हमको कौन सा रोल है, अभी राज में रखे हुए हैं जी। अच्छा, तो शुरू में तो आप कह रहे थे कि एक्टिंग नहीं करूंगा मैं, फिल्में आपको पसंद नहीं थी, अब कैसे इस तरफ आ गए? अभी चाहने वाले और हमारे यार दोस्त जो हैं बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, उन लोगों ने मजबूर कर दिए, इसकी वजह से तो मैं इधर आ गया। हमारी टीम भी है, टीम ने भी मजबूर कर दिए, उन्होंने भी मजबूर कर दिए। अच्छा जी, तो ये बताएं कि पुराने दोस्त आपके थे जो बचपन के, उनके साथ ही मेल जोल होता है या आप नए दोस्तों के साथ ही ज़्यादा टाइम गुजरता है? नहीं, वो तो ज़रूरी है, जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ भी मिलना जुलता होता है। ये हमारा पश्तो में एक मिसाल है, वो कहता है कि यार 90 यार 84 जोड़ यार बाने नशमर का वाले, वो मिसाल है हमारा। हाँ। जी, अगर नवा दोस्त आ जाता है तो पुराने दोस्त को नहीं दे सकते, नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, और ना दे सकते हैं। हम तो पुराने दोस्तों के साथ मिलते रहते हैं, हम बाज़ार जाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार ही जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस ख़राब होता है, इसकी वजह से हम नहीं जाते इतने। अच्छा, तो मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हो अरशद? क्या मंजिल क्या आपकी, अब कहाँ तक जाना चाहते हो? क्या कोई हदफ आपने अपने ज़हन में रखा है? जी, मैंने ज़हन में रखा है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इतना कुछ बनाए कि एक इदारा बनाऊँ इन लोगों के लिए जो मैकेनिक के पास काम करते हैं, जो मेरे साथ काम करते थे, उन लोगों के लिए भी कुछ अच्छा रास्ता के लिए सोच रहा हूँ, अच्छे रास्ते के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए सोच रहा हूँ उन लोगों के लिए भी। अच्छा, माशाल्लाह, आप खुद एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, आप चाहते हैं कि मुश्किल में जो लोग हैं आपकी तरह के, जो मेहनत मजदूरी बिल्कुल बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए आप काम करें। जी जी बिल्कुल, बहुत आपका ज़बरदस्त ये एक अज़्म है अरशद, बहुत मुबारक हो आपको वंस अगेन इससे कामयाबी पर। नाजरीन, आज के शो में इतना ही, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @Ismail Abbas। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।